तो सरकारें बहुत सारी योजनाएं लाती है। आप पापड़ बनाओ, अचार बनाओ, मेणबत्ती बनाओ, अगरबत्ती बनाओ, कपड़े सियो, भैंस पालो। वो हमारी जो दीदी है उनका ये कहना था कि अगर मैंने भैंस भी पाल लिया तो ऑल ओवर कहने का मतलब ये था कि भैंस को जब भैंस का दूध निकालना है तो उसको बच्चा जनना पड़ेगा, और वो बच्चा जनने के लिए वो भैंस को भी सेक्स चाहिए, और भैंस के सेक्स के लिए मुझे पैसा देना पड़ेगा, तो मुझे ही सेक्स करके वो पैसा देना पड़ेगा। और उनका ये कहने का मतलब है कि इसमें पुनर्वास आया कहाँ से। और हमसे जो आमदनी होती है उसे घर चला सकते हैं क्या, बच्चों की शिक्षा कर सकते हैं क्या, परिवार का पेट पाल सकते हैं क्या, नहीं हो पाया है आज तक। तो बच्चा औरतों का पुनर्वास करना मतलब उदबत्ती, मेणबत्ती, पापड़ के बियॉन्ड भी देखना चाहिए, इससे सीमित नहीं देखना चाहिए औरतों को। और वो जो हक से बोल रही है कि मैं धंधे से, मर्जी से इस धंधे में आई हूँ, मेरा पेट पालने के लिए मैं एक सर्विस देती हूँ, मैं अपना जिस्म बेचती नहीं हूँ, देह का व्यापार नहीं करती हूँ, मैं सर्विस देती हूँ और उसके बदले में मुझे पैसे मिलते हैं, वो अपने हक की बात करती है, तो हम मानते क्यों नहीं है। और ये झूठ मूठ की पुनर्वास की बात करके उनके हक ना छीनो। माइनर लड़कियां हैं तो हम खुद भी NNSW है और ये ऑर्गेनाइजेशन जो उससे जुड़ी है, सभी उसका विरोध करते हैं, निषेध करते हैं, और कोई भी नहीं चाहते कि माइनर लड़कियां इसमें आए। हमारे ये जो ताई लोग हैं, ये सब कुछ है एरिया में, सेक्स वर्क में है। माइनर लड़की आती है तो खुद पुलिस के पास जाती है और उनको इन्फॉर्म कर देती है कि ऐसी ऐसी लड़की हमारे एरिया में भटकते भटकते आई है, और हम उस लड़की को पुलिस स्टेशन में लेके जाते हैं। हमारे यहाँ भी होता है, तो हम खुद सभी इसका निषेध करते हैं और हम भी नहीं चाहते, और इसकी हम जिम्मेदारी लेते हैं कि 18 साल के अंदर की लड़की इस धंधे में आनी ही नहीं चाहिए। 18 साल के ऊपर भी आती है तो वो अपने मर्जी से आएगी, ज़बरदस्ती नहीं आएगी। हम खुद भी ये कहते हैं। मतलब एज बताते हैं वहाँ पे, एग्जैक्ट कोई नहीं होता उनका। ये 21 की है, एक ये एक 21 की है, या फिर कोई 20 की है, कोई 17 की है, ऐसा नहीं। 17 से 19, 18 से 20, मतलब यहाँ वहाँ ऐसे एग्जैक्ट कोई उनका मतलब एज बताने का यही नहीं होता है। और आइडेंटिटी प्रूफ जैसे कुछ नहीं। आइडेंटिटी क्या, आइडेंटिटी प्रूफ क्या रखेंगे हम खुद आइडेंटिटी है। हम खुद आइडेंटिटी इसलिए है कि हाँ मैं खुद सेक्स वर्क करूँ, तो इसमें और आइडेंटिटी क्या चाहिए, ये भी बात है ना। और इसके साथ में अगर हम देखते हैं कि पुलिस रेड करती है, पुलिस रेड क्यों करती है यही मुझे पता नहीं होता है। क्योंकि जब हम केंद्र सरकार से लेके हम राज्य सरकार तक काम करते हैं, अगर केंद्र सरकार की आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करेंगे तो हम नैको का प्रोग्राम चला रहे हैं, नेशनल एड्स कंट्रोल सोसाइटी, नैको का प्रोग्राम चलाते हैं। नैको के साथ में हम एमसेक्स तक आते हैं, महाराष्ट्र एड्स कंट्रोल नियंत्रण सोसाइटी। हम गवर्नमेंट का प्रोग्राम चलाते हैं जिसे हम टारगेटेड इंटरवेंशन कहते हैं। वही गवर्नमेंट के प्रोग्राम के अंडर हमारे आरोग्य की सुविधा है मिलनी चाहिए, इसीलिए हम कंडोम फ्री में सरकार से मांगते हैं। कंडोम हम अपने औरतों तक पहुंचाते हैं, उनका हर 6 महीने के बाद में टेस्टिंग किया जाता है। उनके आरोग्य के सुविधा के लिए सारी जो ट्रीटमेंट होती है, सारी सेवा सुविधाएं होती है, वो हम दिलाते हैं। और ये अगर हम सरकार के साथ मिलकर हम प्रोग्राम चला रहे हैं तो सरकार ही हमारे साथ ऐसे क्यों कर रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। हर बार हमें बोला जाता है कि आपका पुनर्वसन होना चाहिए, पुनर्वसन होना चाहिए। हाँ, हम ये कहते हैं कि देखो हम अपने स्वेच्छा से धंधा करते हैं। मैं यहाँ पे आपको बोल रही हूँ कि आप किसी से भी पूछो, किसी को ज़बरदस्ती धंधे में लाया है नहीं। औरतें बोलेंगी हम अपने मर्जी से धंधा कर रहे हैं। हम अपने मर्जी से धंधा कर रहे हैं तो हमारे मर्जी से छोड़ने का भी अभी हमें अधिकार है। हमारे यहाँ पे बहुत सी औरतें हैं जो अपने मर्जी से धंधा छोड़ के चली गई है, और उसके लिए हमने हमेशा उनका साथ दिया है। हमारा ये कहना है कि धंधा भी मर्जी से करते हैं तो मर्जी से छोड़ भी सकते हैं, लेकिन जब हम धंधा मर्जी से छोड़ रहे हैं तो उनको भी सम्मान से छोड़ने दो ना।
बदनाम करके क्यों छोड़ने लगा रहे हो? दूसरी ये बात है, और एक बात है कि यहीं पे नागपुर की एक औरत थी जो आंध्र प्रदेश से थी, गुंटूर से, उसने बोला था कि मैं अपने मर्जी से धंधा छोड़ रही हूँ। और यहाँ पे जो संस्था काम कर रही है, रेड क्रॉस और ये गणिका महिला एकता संगठन जो है, इन्होंने, रेड क्रॉस ने, नेशनल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर ने मिल के उसको हमने गुंटूर तक पहुँचाया है। वो तो तेलुगु भाषा थी, हम किसी को तेलुगु नहीं आता है, तो जो मतलब हमारे नेशनल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर में आंध्र प्रदेश भी है हमारा पार्टनर, हम उनके साथ बात करवा के उसके गांव तक पहुंचाने का हमने पूरा प्रबंध किया था। इसीलिए बोल रहे हैं कि धंधा अगर हम स्वेच्छा से करते हैं तो धंधा हम अपने स्वेच्छा से छोड़ भी सकते हैं ना। आप हमें क्यों बता रहे हो? और पुनर्वास किसका कर रहे हो आप? क्या हमें रहने के लिए घर नहीं है? हमारे खुद के घर है, हमारे पास काम नहीं है। वेश्या धंधा, ये सेक्स वर्क हमारा काम ही तो है, और हमारी ज़रूरतें हम कर रहे हैं पूरे। तो फिर हमारा पुनर्वास का क्या इसमें मतलब क्या आता है? पुनर्वास किसका किया जाता है? जिसको घर नहीं है, जो रोड पे पड़ा है, या किसी को कमाने के लिए कुछ भी साधन नहीं है, उनका पुनर्वास होता है। हमारे पास तो सब कुछ है। तो फिर ये ज़बरदस्ती का पुनर्वास की बात क्यों कर रहे हो आप? हमें ज़बरदस्ती का पुनर्वास चाहिए ही नहीं है। हमारा काम है हमारे पास, हमें करने दो, हमें अपना पेट भरने दो। अभी कितनी 180 220 लड़कियां पकड़ी गई थी। उसमें से कुछ लोगों ने दूसरों के मकानों पे केस लगाने के लिए डाल दिया। किसी को गरीब है वो मर जाएगा। तुम नाबालिग लड़कियां जिसकी यहाँ मिली थी था उसकी यहाँ लिखना ना, दूसरे की यहाँ तो नहीं लिखना चाहिए। पुलिस हमसे सहायता मांगे, हम बताएंगे किसके यहाँ नाबालिग लड़की है। पुलिस हमको बताती नहीं है तो हम किसको बताएंगे? पुलिस का भी तो ये काम है, किसी महिला को गंगा जमुना में से बुला के कि यहाँ ऐसा हो रहा है, उस कमरे में ऐसा हो रहा है, तो हमको भी तो बताया जाए ना। ये कोई अच्छा है कि आप बताइए मुझे? दूसरे का किराएदार दूसरे के मकान में डालना, और एक महिला के यहाँ से तो एक भी किराएदार नहीं पकड़ा गया, उस पर जबरदस्ती का केस थोप दिया गया। पुलिस का काम है, पुलिस अपनी छानबीन करे और जिसके किराएदार पकड़े जाते उसी में से उसी का नाम लिखा जाए। दूसरे को जबरदस्ती नहीं मारना चाहिए। यहाँ पे ऐसी औरतें किसी को खाने को हैं, किसी को नहीं है। अगर इतनी औरतों में से कोई किसी को जबरदस्ती धंधा कराता है तो उस पर कार्रवाई कड़ी से कड़ी की जाए। उनको जो सजा दी जाए वो दे सकते, उनको फांसी भी लगा दी जाए। अगर कोई किसी से ज़बरदस्ती धंधा कराता उसके खिलाफ हम भी है। यहाँ पे इतनी महिला खड़ी हैं, सब अपनी मर्जी से धंधा करती है। कोई 25 साल की है, कोई 20 साल की है, कोई 22 की है, कोई 23 की है, कोई 40 की है। सब लोग अपनी मर्जी से करते हैं, कोई किसी को नहीं करवाता है। पुलिस का कहना है मकान मालिक ही कर सकती, बाकी कोई नहीं करेगा। बोले किसी को किराए से मकान देने का भी हक नहीं है। हम किराए से मकान नहीं देंगे तो क्या खाएंगे? कौन किराया? इस बस्ती में कोई बाहर का आकर रहेगा क्या? इस बस्ती के अंदर किराएदार, उनका कहना यही है कि भाई तुम कर सकती हो जो तुम्हारे मकान है, बाकी किसी किराएदार को नहीं। और किसी का इतना बड़ा परिवार है, पीढ़ी से धंधा करता आ रहा है, वो कैसे एकदम हट जाएगा? उसका परिवार तो उसी के कमरे में रहेगा ना। तो पुलिस का कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाह रही है पुलिस। वो तो ये कहती है सब जाओ अपने देश, और जब हमने यहाँ पे घर खरीद लिया, मकान खरीद लिया, तो हम कहाँ पे जाएंगे? ऐसा उनका कहना है पुलिस का। पुलिस को भी कुछ सहायता चाहिए तो हमसे ही पुलिस बोल सकती है ना। हम पुलिस के खिलाफ नहीं है। हमारे यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा होता है, कुछ होता है, तो सब हमको सहायता करते हैं। ये मोहल्ले वालों ने कंप्लीट दी है, क्या रोड किसी का तो है नहीं, टैक्स वो भी भर रहे हैं और हम भी टैक्स भर रहे हैं। कोई टैक्स के बगैर तो रह नहीं सकता इस धरती पे। लेकिन हमको रास्ता जाने को नहीं दिया, चारों तरफ से बैरिकेड लगा दिए गए हैं पुलिस ने, कमिश्नर साहब ने। तो आप बिल्कुल ही बाहर, अंदर बाहर नहीं हो सकता आपका? थोड़ा थोड़ा हो सकती, इतनी गैप दी है। 140 धारा भी लगाई गई है यहाँ पे। अरे बस्ती वालों को इतनी तकलीफ है तो बस्ती वाले क्यों घूमते हैं इधर में आके? बस्ती वाले बोलो ना इधर। बस्ती वाले ही तो ज्यादा कर रहे हैं यहाँ पे, जो आजू बाजू की बस्ती है। हम किसी के घरों में भगते थोड़ी जाएंगे, रोड है रास्ता तो जाएंगे ना हम।
अगर हम सरकार को टैक्स नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे, नल बिल नहीं दे रहे, तो ये भी तो उनका काम है ना कि हमने बिल नहीं भरा है, टैक्स नहीं दिया है। जो भी पूरी है पूरी सरकार के लिए हमारा जा रहा है जितना टैक्स आता है, लेकिन हमारे लिए कोई जबरदस्ती के मोहल्ले वाले आरोप लगा रहे हैं। यहाँ पे गंगा यमुना में बोले 300 नाबालिग लड़कियां हैं, वो निकाल के बताओ 300 नाबालिग लड़कियां किसके यहाँ किसके यहाँ नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता ना, तुम एकदम आरोप लगा रहे हो बस्ती वालों के कहने पे, नेताओं के कहने पे। यहाँ पे नेतागिरी ज्यादा चल रही है, आजू बाजू के लोग हैं सभी उस वोट मांगने के लिए गंगा जमुना में आएंगे। कम से कम 2000 से 2500 वोट होते हैं यहाँ के। अब बाद में जब कोई तकलीफ होती है, एक बार का नहीं है, कितनी बार मुद्दा उठाए यहाँ खाली करो खाली करो। बीच में तो ऐसा भी हुआ था कि हम दूसरी जगह दे रहे हैं तो दूसरी बस्ती वालों ने कीचड़ उठाया, झाका कीचड़ है वहीं रहना चाहिए, इधर नहीं आना चाहिए। नीचे हमारा धंधा चलता है, ऊपर अपनी घर गृहस्थी होगी, बच्चियाँ होगी स्कूल पढ़ने वाली, बहू बेटी आती है, अपनी घर में बहू बेटी होती है, अपनी लड़कियाँ आती है, उनको भी उठा के लेके जाते हैं। मैं तो कहूँ कि अगर हम कानून में देखते हैं 2 प्रौढ़ व्यक्ति अपनी सहमति से अगर एक रूम में सेक्स कर रहे हैं तो वो धंधा नहीं कहलाया जाता है, वो कानूनन गुनाह नहीं है। लेकिन वहाँ पे तो कोई साथ में भी नहीं होता है, बच्चियों के पढ़ रही होती है बच्चियाँ किताबें लेके, उन्हें भी उठा के लेके जाते हैं वो लोग। एक अच्छी ज़िंदगी, अच्छा मतलब एक क्लास 1 ऑफिसर जो समाज के साथ कंधा मिला के चले, इस तरह से बनाना चाहते। लेकिन उनको नीचे कौन लेके जाते हैं? आप ही लोग लेके जाते हो ना। तो फिर ये कहाँ का न्याय हो गया? और ऊपर से बोलते हैं कि आप बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को लिखाओ पढ़ाओ, बच्चों को ये करो वो करो, लेकिन आप मौका ही नहीं छोड़ते हो उनको भी पुलिस स्टेशन दिखाने का। तो फिर ये कहाँ का न्याय हो गया, बताओ आप। कौन छोटे कपड़े नहीं पहनता? बाजार में बर्डी में जाकर देखो, कौन छोटे कपड़े पहन के लड़की नहीं घूमती। ये गंगा जमुना इसलिए बदनाम किया जा रहा है लोगों को। आज कहीं भी चले जाओ, कौन सी भी जगह पे चले जाओ, छोटे कपड़े सभी पहनते, एक जमुना की लड़कियां नहीं पहनती। ऐसे ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं हम पे। क्या साड़ी सूट ही पहन के रहते? आम जनता के बच्चे नहीं पहनते शॉर्ट कपड़े? किसके लिए आते? एक जमुना में तो नहीं है कि उन्हीं के लिए आते हो। शॉर्ट कपड़ा कहीं भी पहना जाता है। अरे यहाँ तो रूम के अंदर कर रहे हैं और ये पिक्चरों में दिखाते हैं, नाटकों में दिखाते हैं, जबरदस्ती होती है, उनकी कपड़े फाड़ते हैं। वो क्या, उसको क्यों देखती तुम्हारे बच्चे? उन पे भी तो आरोप लगाया जाए, उन पे भी आरोप लगना चाहिए ना। नाटकों में जो फिल्म इंडस्ट्री में होता है वो तो सरेआम पूरी इंडिया देखती है ना, पूरा भारत देखता है ना। यहाँ का कौन लड़की अंदर जाती तो बाहर सड़क पे थोड़ी करती है वो। वहाँ पे तो कपड़े ही फाड़े जाते हैं और ऐसा भी होता है, चुम्मा चाटी भी करी जाती है। यहाँ पे मोहल्ले वालों ने लगाया कि यहाँ पे लड़कियां चुम्मा चाटी करती, बाहर में नहीं हो रहा, अम्मा झरी में नहीं हो रहा। कौन गले में हाथ डाल के नहीं घूमता है? ऐसे काठी बसती है वो, गले में हाथ डाल के नहीं घूमती है। लेकिन गंगा जमुना में सारे आरोप पर्दे के अंदर करते, फिर भी आरोप लगे गए। ये हमारा पर्दा ही तो है, बाहर कोई कुछ नहीं करता है, ना किसी को गाली देगा ना गुप्कार देगा। जो भी होता है अंदर होता है, बाहर नहीं होता। लेकिन ऐसे ऐसे बस्ती वालों ने आरोप लगाए हम पे। आप बोलो और आपको क्या, आप अपनी तरफ से बोल सकते हो, मैं तो इतना ही बोल रही हूँ। डीसीपी साहब ने बोला था हम पुनर्वसन कराएंगे, लेकिन यहाँ की औरतों को हमने बोला, उनने साफ मना कर दिया। हमारी लाइफ खराब हो गई, हम किसी के घर में जाएंगे हमको वो गंदी नीयत से देखेंगे, गंदी नीयत से आवाज़ देंगे, गंदा गंदा बोलेंगे लोग, गंगा जमुना की आ गई है इधर, इसलिए कोई जाने को नहीं देखता। रोड पे जाते हैं तो रोड पे तो ये रांड ये ऐसा ऐसा बोल के लोग गालियाँ देते हैं। जब हम किसी के घर में काम जानेंगे, यहाँ की बस्ती की औरत को कोई अच्छा आदमी अपने घर में काम देगा? आप बताइए, देगा क्या नहीं देगा ना। पुनर्वसन में हो के क्या होता है हमारे साथ? पापड़ बनाओ, अचार बनाओ, कपड़ा सियो। अब बोलो इस उम्र में धागा दिखेगा क्या सुई में पिरोने के लिए? दिखेगा? पापड़ बनाने बैठेंगे तो कंबर बैठने देंगी क्या? वो सब बात हो गया। कपड़े भी सिल लिए, पापड़ भी बनाया, अचार भी बनाया, मेणबत्ती बनाया, सब कुछ बनाया, लेकिन धंधा करने वाले औरत ने ये बनाया है, इसको खरीदार आएगा कौन? ये सारे गंगा जमुना ने के जितनी भी यहाँ पे सेक्स वर्कर्स हैं, ब्रॉथल ऑनर्स है, होम ऑनर्स है, यहाँ के जितने भी सभी
जो जनता यहाँ पर रह रही है, जहाँ से इस धंधे की वजह से जो रोजगार हो रहा है, जिसका पेट चल रहा है, सभी का सहमति है और सभी का ये निर्णय था कि आज के बाद से गंगा जमुना में कोई भी माइनर्स एंट्री नहीं होगी धंधे में। कोई भी ज़बरदस्ती लड़की यहाँ पे धंधा नहीं कर पाएगी। ये सभी लोगों ने प्रतिशोध लिया है और इस आह्वान किया है कि इसको लेके आगे बढ़ेंगे। पेपर फाड़े, पेपर जाएंगे, कोई मतलब नहीं, लेकिन जो शपथ लिया गया है एक साथ में, वो कभी ना हट सकेगा, ना मिट सकेगा, ना कुछ हो पाएगा। हमको कोई माहिती नहीं थी, नहीं तो हम तो रोकते ना पुलिस को कि क्यों लगाया जा रहा है, यहाँ पे कोई बीमार रहता है क्या, किसी को बीमारी निकली है वो भी बताई जाए। लेकिन इतना अन्याय क्यों हमारे साथ। बैरिकेड लगाए 11 तारीख को और पोस्टर लगाया उनने 12 तारीख को, तो क्या को लगा 12 को भी नहीं लगाया, लेट लगाया। पहले कोई अरे हम लोग रह रहे तो हमको सूचना तो देना चाहिए कि यहाँ पे बैरिकेड लगाए जा रहे, कोई सूचना नहीं दी। अच्छा, कमिश्नर साहब का ऑर्डर था, बिल्कुल एकदम से सब एक्शन हो गया। एकदम से ही एक्शन लिया है उनने, कोई सूचना नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पे भी बड़े बूढ़े रहते, बच्चे रहते, किसी औरत पे घूम के जाना नहीं होता, उनको आमने सामने से रास्ता चाहिए होती, उनने कुछ सूचना ही नहीं दी। बाद में किया जो भी किया। अच्छा, हाँ, पुनर्वसन जब आप कराते हो तो कोई शुगर फैक्ट्री दे दो हमें सेक्स वर्कर लोगों को चलाने के लिए, कोई पेट्रोल पंप दो, चला के दिखाएंगे। वो देते हैं क्या, पूछो उनसे। क्या आप चाहते कि कोई स्पेसिफिक चीज़ आपको मिले, मतलब अगर नहीं, ये पापड़ बनाओ, अचार बनाओ, इससे अच्छे तो फिर हमको शुगर फैक्ट्री दे के देखो, कोई पेट्रोल पंप दे के देखो, कोई राशन दुकान दे के देखो। इस तरह की जब बातें हम करते हैं तो बोलते हैं नहीं, वो हमें केंद्र सरकार से पूछना पड़ेगा। ये बाजार इतनी बड़ी सरकार चलती है दिल्ली में, दिल्ली में सरकार चलती है, वहाँ तो इतना अच्छा कभी पुलिस आकर तंग नहीं करती है। वो अब जैसे नहीं उठाते, नीचे दुकानें ऊपर औरतें रहती है वहाँ पे दिल्ली में। कहाँ के पुनर्वसन करेंगे लोग, सरकार कहाँ से पैसा देगी इतना, कितने लोगों का पुनर्वसन करेगी। बम्बई में कितनी जगह है, जगह है, गुजरात में। दो चीज़ें उसमें, अगर पुनर्वसन आप करना चाहते हैं, आप बोल रहे हैं मतलब पुलिस और सरकार, तो जिनका सरकार नहीं बोल रही है, पुलिस बोल रही है। जिसको करना, जिनके साथ करना है उनको पूछो उनको करना है हाँ। क्या। एक दूसरी, जो अगर वो बोलते हैं हाँ, तो आप बोल दो, मतलब वो रख दो हमारे सामने कि आज आप करने क्या वाले हो पुनर्वसन, मतलब उसके मायने में और उसके बदले में आप क्या करने वाले हो, आपका प्लान कैसा है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा रहेगा, बजटरी प्रोविजन कैसे रहेगी, ये सारा हमें दे दो। तब हमें अगर लगता है तो हम हाँ कहेंगे, नहीं लगता है तो नहीं बोलेंगे। लेकिन इसका चित्र कोई क्लियर नहीं है और सिर्फ वो बातें करेंगे तो हम नहीं हटेंगे, मतलब हम नहीं मानेंगे। अरे पुरे आज 14 दिवस झाले माझ्या दारासमोर हे येठीच लावून ठेवले आहे। गिराईकाला दुकानात येऊ देत नाही। माझ्या घरी आता 2 नातू आहे खाणारे, सून आहे, माझा मुलगा आहे। ह्या दुकानाच्या भरोश्यावर माझं सर्व घर आहे। आम्ही थोडासा रस्ता मागितला तर आम्हाला रस्ताही द्यायला पाहत नाही। आम्ही काय केलं पाहिजे सांगा आता। आम्हाला काही दुसरा चारा नाही। ह्या दुकानाच्या भरोश्यावर आमचं काम आहे आणि ह्या दुकानाच्या भरोश्यावर आमचं पोट आहे। सांग कसं केलं पाहिजे आम्ही का? यांच्याच भरोश्यावर तर आमचं पोट आहे बाबा। यांच्याच भरोश्यावर तर माझ्या पोरेचे लग्न झाले, पोराचं लग्न झालं, सारं माझं घरदार याच्याच भरोश्यावर बनलं आहे। आता ह्या गुम्यामध्ये कुठं काम देईन आम्हाला तुम्ही सांगा। कोणतं कामाला जायची वय आहे आमची? भांडे धुण्याला कुठं जा? पोराचं शिक्षण कसं करा? 2 नातू आहे शिक्षणवाले। माणूस आजारी राहते तो पलंगावर आहेच। औषध आहे, पाणी आहे। बाबाजी बी आजारी राहतो, त्यांची औषध लागते, हप्त्याची 1200-1300 रुपयाची औषध लागते। कसं केलं पाहिजे आम्ही सांगा ना आता? आमची टोटलच दुकान आहे, काही नाही, धंदा पाणी नाही, काही नाही। कसं केलं पाहिजे सांगा? कुठं जा आम्ही आता? नाही तर आम्हाला काही सहायता द्या, आम्हाला काही घर चालवा आमचं। आम्ही दुकानदारी सोडून देऊ का? आम्हाला आता सिलेंडर गेला, आमचा सिलेंडरची जरूरत आहे। बिल आलेलं आहे 7000 रुपये। आम्ही बिल कसं भरलं पाहिजे आता? का दारू का बिल लातो वहाँ से?
हा? आता 7,000 आम्हाला बिल आलेलं आहे, कसं काय करू, भरलं पाहिजे सांगा, कसं भरलं पाहिजे, कोण चालवणं आम्हाला, काय सहारा आहे आम्हाला, काय 4-5 पोरं आहे का, कोणी चालाबाई का आम्हाला सहायता देणार आहे, पोरी आम्हाला सहायता देईन, जवळ आम्हाला सहायता देईन, आम्हाला तर आपला हात दुखी करू, आपली आत्मा सुखी करू ना, कोण देणार आहे आम्हाला, तुम्ही सांगा. याच भरोश्यामध्ये इतक्या भरोश्यावर धंदा आहे, हे समोर लावून दिलं, दुधाला जाता येत नाही, भाजीला जाता येत नाही, हर गोष्टीची परेशान करून ठेवली आहे आम्हाला. का हे बिनकानून आहे, हे आमच्या दारासमोर असं लावून ठेवलं म्हणजे बिन कोसत आहे ना, हे कानात बसते का, ह्या कानूनीत बसत नाही, हे असं लावून ठेवणं. पण आम्ही इज्जतले भेटतो, नाही तर आमच्या दारासमोर लावायचा काही अधिकार नाही आहे, काही अधिकार नाही आमच्या दारासमोर लावायचं. त्या दिवशी मी पोलिसाला म्हणाले का थोडासा मला रस्ता द्या, नाही नाही म्हणे उधर से जाएंगे बोला गल्ली के, आम्ही त्या गल्लीमधून का मतलबाने जायचं, आमची वय इथून गेली, इथून आम्हाला रस्ता आहे, आम्ही कसं त्या रस्त्याने जायचं. कधी सुनीला जायचं काम पडलं तर सुन का तिकडून जाणार आहे का, कहा से जाएंगी बहु बेटी, तुम बताओ ना. माझ्या पोऱ्याचे लग्न इथं झाले, माझ्या पोराचं लग्न इथं झालं, सून माझ्या समोर आहे, आजा सून माझ्या जवळ आहे का, आम्हाला यांच्यापासून काही तकलीफ नाही, याच्यापासून आमचं पोट आहे, ह्या जमना आहे तर आमची इज्जत आहे, ह्या जमना नाही राहणार तर आमच्या इज्जतची काही येलू नाही आहे. काही माझ्या माथ्यावर लिहिलं नाही आहे का मी पतिव्रता आहे का रांड आहे म्हणून, हेच म्हणतील गंगा जमना बंद तर इसी की दुकान खुली आहे, इसी के घर में घुसो, लोक हेच चर्चा करतील मग काही दिवसांनी. यांच्या तर भरोश्यावर आमचं पोट आहे, कुठं गेलं पाहिजे, का खाल्लं पाहिजे, यांचं पोट होईल तर आमचं पोट भरत, त्याच्यापाशी कस्टमर जाईन तर आमच्या दुकानात काय घ्यायला येतील, दुसरे बाहेरले लोक येतील का आमच्या दुकानामध्ये, काय मार्केटचे लोक येतील आमच्याजवळ का, बाईची दुकान चालू होतं काय लागते तिथून घ्या म्हणून, यायच्याच भरोश्यावर पोट आहे माझं का. आता यायचं टोटल 14 दिवसापासून बंद आहे, 14 दिवसापासून हे कंट्रोलचा भात खाऊन राहिली, तिकटा मिठासोबत. कोणाला सांगायचं, कोणाला घरी जायचं, नाही तर पोलिसवाल्यांनी मला डबा पाठवा, 5 जण आम्ही 5 जणांचे आमचे डबे जात आहे ना, नाही तर आम्हाला रस्ता खोला करा, आम्ही भाजीचा धंदा करू, काही करू, काय द्या ना आम्हाला, ह्या वयामध्ये काय कामं देणार आहे कोणी, आम्हाला कोणी कामं देणार आहे, हा कोणत्या रस्त्यात जाऊ आम्ही, कोण्या रस्त्याने जाऊ, कुठून जाऊ. मॅडम म्हणाली तिकडून जा, तो साहब म्हणते उधर से जा, अरे तो उधर से कैसे जाएंगे, सारी जिंदगी इथून गेली आमची, आम्हाला ह्याच रस्ता आहे जाण्या येण्याले, कुठून गेलो पाहिजे सांगा ना. कोणाच्या लग्नाला मी 40 वर्षापासून 3 पिढीचं घर आहे माझं, माझ्या पोऱ्याचे लग्न इथं झाले, नंदाईचे लग्न इथं झाले, 2 वर्ष झाले माझ्या सासूला खतम व्हायची, 105 वर्षाची माझी सासू मरण पावली, समजले. मग काही तकलीफ नाही यांच्यापासून. आता वेटाळवाल्याला तकलीफ झाली, इतक्यापासून त्या वेटाळवाल्या गंगा जमनात येत नाही का, ह्या मासुरकर चौकाचे येत नाही, तोंडाला बांधून आता आल्या म्हणजे त्याच्या बायकाला बोलाव ह्या रस्त्यानं का, पहा तुमचे नवरे ह्या रस्त्यानं कसे आलेले आहे, नाही नाही मग इज्जतदार आहे ना, त्यांच्या बायकाला सांगू का पहा तुझा नवरा आता आमच्या दुकानापासून कसा तोंड बांधून चालला. अरे काही सगळे इतके अनाथ सर्व इथून गेले, मोठी मोठी रेट पडली, बाल्याची रेट पड़ी 20 साल पहले बाल्या की रेट में घर घर से उठा के ले गए, मगर उसने इतना अत्याचार नहीं केला, अति अत्याचार होऊन राहिला, अति अत्याचार झाला. अभिनाथनं एवढं नाही केलं, अभिनाथ बी एवढं नाही केलं, तो बी 1 महिना राहिला, तो पण चालला गेला, हे तर अति झालं. त्याच्या तरी राज्यात सुखानं खाल्लं, पण हे तर दुःख झालं, दुःख भोगून राहिलं, दुःख हे 14 दिवस झाले, समजे, हे तर उत्तीच झालं आमच्या जीवनाची जिंदगी. नाही तर आम्हाला ते ना जर घोलून द्या आणि आमचे 5 जण आहे आणि आम्हाला गाडवून द्या आणि आमचे पापटी घेऊन द्या, आम्ही खुशीनं देऊन देतो, खुशीनं देऊन देतो आमची पापटी. बस जसं आमचं अन्न तोडलं ना देव त्याचं बी अन्न असं तोडन, त्याचंही अन्न असं तोडन. याच्याच भरोश्यावर माझी सारी जिंदगी गेली, माझी बुढापा येऊन गेला इथं. जवानपासून 15 वर्षाच्या वयामध्ये लग्न आली आणि 15 वर्षापासून मी गंगा जमना पाहून राहिली. सारं काय गंगा जमना आजचा नाही बसलेला आहे, ह्या चांगल्या चांगल्या घराच्या पोरी पोळ्याला, मग हिच्या पोरी नाही पोळ्याला रस्त्यानं. आमच्या साऱ्या पोऱ्याचे लग्न झाले तेव्हा मासुरकाच्या पोरी नाही खपल्या असं, त्याच्या पोराच्या अंगाला मग कसे गंगा जमनात येतात. हा बरोबर आते फिर गाण मारायला को मुंह को बांध के, हा मग बरोबर येतात. मग कोणी आपला
बायकोला सांगत का आम्ही गंगा जमनातून आता आलो मनुष्यानी, आता ते येऊ द्या ना, मोक्का आहे ना आम्हाला. अरे आज नाही खुलन, महिन्यानं खुलन, कधी ना कधी तर खुलतील ना. खिलो खिलो, आप देखो मत इधर, आप इधर मत देखो. ठीक है ठीक है. इंटरव्यू है तो गाड़ी जिधर खड़ी है पहले उतरी. बिल्डिंग से सब में से निकाल दिया वो। और फिर वही रेजुलेशन हमने यहाँ पे जो पुलिस चौकी है, यहाँ पे